जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे रेखीय आवेश वितरण रेखीय आवेश वितरण। उसके बाद पढ़े पृष्ठीय आवेश वितरण और आज पढ़ना है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, आज पढ़ना है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लें। रेखीय आयतन आवेश घनत्व कह लीजिए, रेखीय आवेश घनत्व कह लीजिए या रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, मतलब एक कोई रेखा होगा। ठीक है, ये कोई रेखा होगा, इसके इर्द गिर्द अगर कोई आवेश होगा तो उसको क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा था पृष्ठीय। तो पृष्ठीय क्या हुआ कि कोई भी सरफेस हो सकता है, वो तो या तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ठीक है, या कोई भी वक्राकार हो जाए या सीधी रेखा वाला कोई भी शेप हो जाए। ठीक है, तो वो अगर होगा और उस पे आवेश आपका चारों तरफ सभी भागों में समान रूप से वितरित हो जाए, उसको क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, और बारी है अब आज आयतन आवेश वितरण का या आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो रेखीय और पृष्ठीय आवेश घनत्व के जैसा ही इसका भी डेफिनेशन है। यदि किसी चालक को आवेश उसके संपूर्ण आयतन पर, जैसे हम लोग रेखीय पढ़े, मतलब कोई रेखा अगर उस पर संपूर्ण आवेश अगर आएगा तो उसको रेखीय कहेंगे। पृष्ठीय क्या था? संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश वितरित होगा तो पृष्ठीय कहेंगे। आयतन में भी वही चीज़ है, कोई भी आवेश होगा उसके संपूर्ण आयतन पर अगर वितरित हो, एक समान रूप से उसके आयतन पर अगर वितरित हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, और हमने पहले भी बात कहा था, याद क्या करना है? याद करना है हम लोगों को रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या है कि किसी चालक के एकांक आयतन पर, कोई चालक होगा उसके एकांक आयतन, मतलब क्या था हमको याद? आयतन आवेश घनत्व याद रखना है। कहता किसी चालक के एकांक आयतन पर, कोई भी चालक दिया गया है उसके एकांक आयतन मतलब एक यूनिट होगा, एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा, यानी एक यूनिट आयतन पर जितना आवेश होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, एक यूनिट आयतन पर जितना आवेश होगा उस आवेश को क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे सूचित करते हैं? इसे रो से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? रो से। शायद हो सकता है ये आपको अभी इजी लग रहा हो, कुछ दिनों के बाद जब चैप्टर आगे बढ़ता जाता है तो अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे इसको देखते हैं तो ये दिमाग से उतर जाता है, दिमाग से स्लिप हो जाता है कि क्या था सिंबल। ठीक है, इसलिए आपको लिख भी दिए क्वेश्चन में रो। इसे किससे सूचित करते हैं? रो से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आवेश घनत्व आयतन, आवेश का आयतन घनत्व का फॉर्मूला रो बराबर क्या होगा कि जो भी आवेश दिया गया हो उसको क्या करना है? आयतन से भाग दे देना है। 1 यूनिट आयतन पर जितना आवेश दिया गया हो उसको क्या करना है? आयतन से भाग दे देना है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करना है। ठीक है, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। ठीक है, क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए तो सब समानताएं देखते हैं कि दोनों में क्या समानता है। दोनों
कौन कौन से कारण हैं जो दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि दोनों बल मतलब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल तथा दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी वैद्युत बल या कूलॉम बल, इसको दूसरा नाम आप कूलॉम बल से भी याद रख सकते हैं, दूसरा नाम कूलॉम बल से भी याद रख सकते हैं। तो कूलॉम बल अगर याद होगा उसमें क्या था कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², याद है ये, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और था कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 था, तो दोनों को मिलाना पड़ता था, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यही है, देखिए वर्ग नियम यानी कि स्क्वायर है दिया हुआ, तो दोनों यानी कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, दोनों क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि दोनों बल संरक्षी बल हैं, दोनों बल क्या है, संरक्षी बल हैं। ठीक है, संरक्षी बल हैं, दोनों बल संरक्षी बल हैं। संरक्षी का मतलब क्या कि ये घटता उठता नहीं है। ठीक है, ये एकदम 100%, इसका कितना भी दूरी लीजिए, कुछ भी कीजिए, ये पथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जैसे लिखा है, क्यों ये संरक्षी बल क्यों है, क्योंकि इन बलों के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ कैसा भी हो उस पर निर्भर नहीं करता है कि हमारा पथ कैसा है। ठीक है, हमारा पथ कैसा हो इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं। दोनों बल क्या होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं, क्योंकि इनकी दिशा निश्चित बिंदु की ओर अथवा उससे दूर की ओर होता है। कोई पॉइंट होगा, ठीक है, या तो इसकी ओर होगा या तो इससे दूर हटेगा। ठीक है, या तो इसकी ओर होगा या इससे दूर हटेगा। ये दोनों केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, या तो केंद्र की ओर होगा या केंद्र से दूर होगा। ठीक है, ये दोनों में समानताएं थी। ये दोनों में क्या था, समानताएं थी, कि दोनों में क्या आपको समानताएं दिखती हैं। ठीक है, उसके बाद है दोनों में क्या असमानताएं हैं। दोनों में असमानता क्या है। ठीक है, दोनों में असमानता क्या है, अब ये देखना है। डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, दोनों में क्या ऐसा है कि दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉइंट है, लिखे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को आकर्षित करता है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, कुछ भी हो, चाहे दूर से हो, नज़दीक से हो, कुछ भी हो, वो हमेशा पृथ्वी की ओर खींचता है। ठीक है, हमेशा किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। ठीक है, जबकि वैद्युत बल यानी कि आकर्षण बल, ये जो कूलॉम बल है, उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। जबकि उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है, यानी पृथ्वी को कभी आप लोग देखें हैं कि किसी वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलता है। यहाँ जो हम लोग पृथ्वी पर हैं, कभी देखें पृथ्वी किसी वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलता है? नहीं, वो हमेशा किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। जबकि कूलॉम बल क्या है, वैद्युत बल क्या है, वो अपनी ओर खींचता भी है और अपनी ओर खींचता भी और अपनी ओर से दूर हटाता भी है। यानी कि वह आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। दोनों प्रकार के गुण उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है
कि गुरुत्वाकर्षण बल पर माध्यम की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माध्यम की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि वैद्युत बल पर पड़ता है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को पहले समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पर माध्यम की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का आकर्षण बल है। अगर मान लीजिए हम फील्ड में खड़े हैं, ठीक है, फील्ड में खड़े हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बॉल को अगर हम ऊपर उछालेंगे, ठीक है, ऊपर उछालेंगे तो बॉल ज़मीन पे गिर जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कि 5 मंजिला मकान हो, ठीक है, और वो 5 मंजिला मकान हो, 10 मंजिला मकान हो, और अगर भूकंप हो और भूकंप में घर अगर टूटता है तो देखते होंगे कि सारा का सारा नीचे आ जाता है, टूट बिखर जाता है। तो यानी ये कहने का मतलब हो गया कि देखिए, जबकि उसमें 5-5 बिल्डिंग थे, ठीक है, 5-5 बिल्डिंग हैं, तो कितना भी बिल्डिंग है तो ऊपर में भी अगर सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे अगर कोई बच्चा है, बेड लगा हुआ है, कोई बच्चा खेल रहा है, उस बेड पर से अगर गिर जाता है तो वो भी क्या करता है, फर्श पे गिरता है, वो भी क्या है, नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा था, इसका मतलब यानी कि 5 मंजिल है तो 5 फ्लोर होना चाहिए। तो 5 फ्लोर होना चाहिए तो वहाँ पे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगना चाहिए ना, क्योंकि वो ऊपर है तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम लगना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा क्या किया, चौकी पे से गिरा तो नीचे गिर गया। ठीक है, चलिए इससे और देखते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, आकाश में उड़ता रहता है, कितनी ऊंचाइयों पे उड़ता है, ठीक है, वहाँ भी अगर वो क्रैश होता है, फटता है, तो वो क्या करता है, पृथ्वी पर ही आकर के गिरता है। ठीक है, तो बीच में माध्यम का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। माध्यम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बीच में कितना भी मोटा कुछ भी दे दीजिए, दीवार दे दीजिए, कुछ भी रखिए, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सभी वस्तु को अपनी ओर ही खींचता है। जबकि वैद्युत बल में ये आपको प्रभाव डालता है। वैद्युत बल में क्या होता है, ये आपको प्रभाव डालता है। बीच में अगर दीवार दे दीजिए या मोटा सा कुछ कर दीजिए तो वैद्युत बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि गुरुत्वाकर्षण बल पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पानी में डाल दीजिए, पानी में भी किसी वस्तु को खींचेगा, जबकि वैद्युत बल में ऐसा कुछ होता नहीं। वैद्युत बल में ये चीज़ आपको अंतर दिख जाता है। ठीक है, आई होप कितनी बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको लिख लीजिए, अब इससे आगे फिर देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आगे। आगे क्या करना है, आगे है विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश का लगभग काम खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी पहले पता ही था कि क्या क्या पढ़ना था, तो विद्युत आवेश का काम खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, स्टार्ट क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, जैसा नाम से पता चल रहा है कि फील्ड। ठीक है, अब पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ इसके में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसको जैमर के विषय में पता होगा कि जैमर क्या होता है। ऐसा कोई भी चित्र जहाँ पे वो जैमर लगा दिया जाता है तो आपको देखिएगा कि आपके मोबाइल में टावर नहीं आता है। ठीक है, और जैसे उस जैमर के क्षेत्र से बाहर जाइएगा तो आपके मोबाइल में टावर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस जैमर का एक क्षेत्र है कि इतना दूर तक का, मान लीजिए एक जैमर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, एक जैमर यहाँ लगा हुआ है, तो इसका एक क्षेत्र होगा। मान लीजिए यहाँ तक ये काम करेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ तक काम करेगा तो इसके अंदर अगर आप मोबाइल लेके आते हैं तो आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे इससे बाहर जाते हैं तो नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे काम कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र भी वही चीज़ है कि अगर कोई ये यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, एक क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, और उसके अगल बगल में अगर कोई चार्ज आता है, ठीक है, अगर कोई चार्ज आता है, इस पर क्या होता है, इस क्षेत्र के कारण इस पर कोई ना कोई बल अनुभव होने लगता है। कोई ना कोई क्या होता है, बल अनुभव होने लगता है। यही जो बल अनुभव होता है और ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आई होप कि बात समझ में आए। चलिए अब उसका डिफिनेशन देखते हैं। कहता है किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, इसमें अगर कोई आवेश अंदर आने का प्रयास करता है, ठीक है, तो इस पर जो है, इस पर कोई ना कोई बल अनुभव करता है। ये जो है
कोई ना कोई बल अनुभव करता है। जैसे यहाँ था जैमर लगा हुआ है, तो इससे बाहर जाइएगा तो नेटवर्क रहेगा, जैसे इससे अंदर आएंगे तो कोई ना कोई बल हमारा ये मोबाइल में कुछ ना कुछ तो काम करता है। कुछ ना कुछ अगर काम नहीं करता है तो फिर नेटवर्क कैसे गायब हो जाता है। तो कुछ ना कुछ काम करता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर कोई उस क्षेत्र के अंदर अगर आता है तो उस पर कोई ना कोई बल अनुभव करता है। ठीक है, कोई ना कोई बल अनुभव करता है। तो जहाँ से जिस बाउंड्री के अंदर आने पर वो बल अनुभव करने लगता है। जैसे यहाँ से हम जैसे ही घुसेंगे तो यहाँ मेरा अगर जैसे यहाँ से घुस रहे हैं, यहाँ से अगर हमारा नेटवर्क ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ तक का जो भाग होगा वही भाग हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। वो भाग हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता है किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई एक चार्ज है, इस चार्ज के अगल बगल चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, कोई चुंबक अगर यहाँ रखा हुआ हो, ठीक है, कोई चुंबक यहाँ रखा हुआ हो, तो इसके ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा साउथ, अगर इसके यहाँ बना देते, ये आपका चुंबक हो गया। ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और एक लोहा का कील यहाँ रखा हुआ हो, एक लोहा का कील यहाँ रखा हुआ, क्या ये चुंबक जो है इस लोहे के कील को आकर्षित कर पाएगा? आप लोग कहिएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जैसे इस लोहे के कील को हम यहाँ लेके आएंगे, इस लोहे को कील को हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस मैग्नेट के में अपना खींचने का जो क्षमता है ये यहाँ तक का है, यानी कि इसके फील्ड में अगर घुस जाएगा ये कील तो ये इसको आकर्षित कर लेगा। जैसे ही इस कील को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये मैग्नेट फिर इसको आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ जैसे लेके आएंगे ये आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेट जो है इस वस्तु पर बल लगाया, तभी तो ये इसमें जाके चिपक गया। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि कोई भी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश अगर आता है उस पर एक बल अनुभव करता है, तो वह बल क्या कहलाता है, विद्युत। तो वो बाउंड्री क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आइए अब आपको शायद बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है विद्युत क्षेत्र में स्थित, तो विद्युत क्षेत्र तो समझ में आ गया कि ये जो बाउंड्री हो गया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर, ये रहा धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो जो भी बल लगेगा, यानी ये बल लग रहा है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश हमारा ये है, के अनुपात को उस बिंदु पर, जो पॉइंट हम यहाँ दिखाएंगे, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से, क्योंकि ये सदिश राशि इसलिए वेक्टर लिखिए, ई से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र में जो ये मेरा बाउंड्री है उस क्षेत्र में स्थित कोई परीक्षण आवेश Q0 हो, परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, उस पर लगने वाला बल अगर ये F हो, तो इंटेंसिटी बराबर वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, जो बल लग रहा है, जो बल लग रहा है उस बल में क्या कीजिएगा, जो परीक्षण आवेश होगा आपको उससे भाग देना है। यानी इंटेंसिटी क्या हो गया कि जो भी इस बाउंड्री के अंदर में आपको बल काम कर रहा हो, उस बल को जो चार्ज होगा उससे भाग दे देना है। तो जो आपका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, इसे किससे सूचित करते हैं, इसे वेक्टर ई से, क्योंकि सदिश राशि इसलिए वेक्टर लगा दिए हैं, या ई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लिखे हैं
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सदिश राशि है। ये आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा याद रखना है। ये आपको एसएससी में काम आ जाएगा, रेलवे में काम आएगा, बैंक में, कहीं भी ये आपको पूछ देता है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। आपको यहाँ लिखा रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और ढेर सारे ऑप्शन देंगे। तो आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद इसका मात्रक भी पूछता है, तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है आपका न्यूटन पर कूलम। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम। या तो ऐसे होगा या आपको एग्जाम में N/c ऐसा लिखा हुआ रहेगा। न्यूटन पर कूलम या N/c आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका डायमेंशन भी आपको याद रखना है, इसका डायमेंशन भी आपको याद रखना है। डायमेंशन क्या है, mL/T⁻³ ए मतलब एम्पियर, एम्पियर इन्वर्स, mL/T⁻³ एम्पियर इन्वर्स, ये आपका इसका डायमेंशन है। ये आपको डायमेंशन भी याद रखना है। तो याद रखना है कि एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, डायमेंशन mL/T⁻³ A⁻⁻1 होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित करते हैं, इसे सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे सूचित करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। आप याद रखिएगा, ये सभी चीज़ें जो पॉइंट है वो आपको, अगर आपको नौकरी की इच्छा है तो जब भी नौकरी की तैयारी कीजिएगा 100% आपको मिलता रहेगा कि सदिश राशि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। और आपके एग्जाम के व्यू से भी सदिश राशि अदिश राशि पूछा ही जाता है, आप क्वेश्चन पलट के देख लेंगे। उसके बाद इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अब मान लीजिए आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो आपके पास ऑप्शन न्यूटन पर कूलम हो सकते हैं। हिंदी में ना दे तो न्यूटन पर कूलम ऐसा ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसमें टिक कर लीजिएगा, न्यूटन पर कूलम होता है। इसकी v मान, इसका डायमेंशन भी आपको याद रखना है। इसका डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻³ A⁻⁻ या A इनवर्स कह लीजिए। इसका डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻³ A⁻A या A इनवर्स होता है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, ठीक है, ताकि हम आपको फिर से, अगर जहाँ पे जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा वो पॉइंट हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है।